नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7 चैप्टर 1 जिसका नाम है पौधों में पोषण। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऑलरेडी हमने इसको बुक के हिसाब से पढ़ा रखा है, बुक को पूरे अच्छे से समझा रखा है। यदि आपने बुक वाले वीडियोस को नहीं देखा तो बुक वाले वीडियोस को जरूर देख ले, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आज हम इस चैप्टर के सारांश अर्थात समीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर में आने वाले सभी प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है सूर्य सभी सजीव प्राणों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण ही इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो चल सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा का चरम स्रोत जो है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश को ही माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कहते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यदि सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है पत्तियों में एक हरा मतलब ग्रीन कलर का वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है क्लोरोफिल जो है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है। क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को मतलब सनलाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में सहायता प्रदान करता है। इसका अगला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। मतलब जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऐसे समय में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की रोशनी इनके लिए कच्चे पदार्थ के रूप में काम करते हैं जिनके माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है ऑक्सीजन जो सभी सजीव प्राणियों के जीवन का उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। मतलब ऑक्सीजन के माध्यम से हर जीव जंतु अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अर्थात फोटोसिंथेसिस के क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान भोजन के रूप में किस चीज का निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है पत्तियों में स्टार्च अर्थात जिसे हम मंड भी कहते हैं, इसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के होने को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप से परिवर्तित कर देते हैं। गैसीय नाइट्रोजन का मतलब होता है हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसे लेकर जमीन में ऐसे परिवर्तित कर देते हैं जिससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ होता है और ये जो जीवाणु हैं वो इसी नाइट्रोजन को मृदा में मिला देते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कीटों के भक्षण करने वाले पौधों को, जो कीट को, कीड़े मकोड़ों को खाने वाला जो पादप होता है, पेड़ पौधा होता है, उसे हम कीट भक्षी पादप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और भोजन भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बांट कर खाते हैं। इसे हम सहजीवी संबंध के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए सहजीवी का तो आप बताएंगे लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज
हमारे भोजन के संघटक हैं। संघटक के बारे में हमने क्लास 6 के पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि संघटक किसे कहते हैं। आपको पता है कि किसी पदार्थ के निर्माण करने में जिन चीजों का उपयोग होता है उसे हम संघटक कहते हैं। जैसे खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी, पानी इत्यादियों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे खीर के संघटक के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है हमारे शरीर के लिए भोजन के संघटक आवश्यक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए पोषक किसे कहते हैं तो आप बताएंगे हमारे शरीर के लिए भोजन के संघटक बहुत ही जरूरी है। भोजन के संघटक मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, खनिज, आयरन इत्यादि, इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। अब हम आपको इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के बारे में बताएंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम है पौधों में पोषण, तो इसके सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं जो एक्सरसाइज में बनाना काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा कहता है जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, उन्हें खाने पीने की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। कुछ कारणों के बारे में बताया गया है जिसके जरूरत को पूरा करने के लिए जीव जो है वो भोजन का उपयोग करते हैं। जैसे काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम प्रतिदिन पूरे दिन में कुछ न कुछ काम करते रहते हैं और इसके लिए शरीर को ऊर्जा अर्थात एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी को पूरा करने के लिए भोजन करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है शरीर निर्माण के लिए। आपका जो शरीर है उसमें हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं सेल्स प्रतिदिन बनते हैं और प्रतिदिन खत्म होते हैं। इन सभी में पुनः बनने की प्रक्रिया जो होती है इसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए। कभी कभार अगर गलती से या किसी कारणवश आपके शरीर में चोट लग जाए या शरीर में कहीं कट लग जाए तो इसको वापस रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, सही करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट कहता है कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में हजारों करोड़ों कोशिकाएं हैं, इनको सही रूप से काम करने के लिए इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा जंतुओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ भोजन के माध्यम से आता है। इसीलिए कहा जाता है जीवों को भोजन या खाद्य की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर ये VVI रहेगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि परजीवी और मृत जीवी क्या होता है या फिर परजीवी और मृत जीवी के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम परजीवी के बारे में जान लेते हैं। परजीवी का पहला पॉइंट कहता है ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपना भोजन दूसरे जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और दूसरा पॉइंट है परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। मतलब ये परपोषी के शरीर के ऊपर भी रहते हैं या फिर उनके शरीर के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे हम इंसानों की अगर बात कर लें तो कई बार आपने देखा होगा लड़कियों के बाल में आपको जू मिलेगा, तो ये जू जो होता है ये परजीवी होता है जो दूसरों का खून चूस के अपना जीवन चलाता है। तो ऐसे जीव जंतु को हम परजीवी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे मृत जीवी के बारे में। मृत जीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृत जीवी कहने का मतलब हो गया कोई चीजें जब सड़ जाती है, गल जाती है, खराब हो जाता है, उसमें कीड़े लग के फिर उसको वो चपट लगा देते हैं, निपटा देते हैं और उनसे अपना वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाता है। दूसरा पॉइंट है मृत जीवी में कि मृत जीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर ही
पाए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परजीवी और मृतजीवी के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप पहले परजीवी में 2 पॉइंट बता देंगे, फिर मृतजीवी में 2 पॉइंट बता देंगे, आपको एग्जाम में पूरे नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है आप पत्ती में मंड, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं, इसकी उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। ऑलरेडी जब मैं आपको बुक पढ़ा रहा था क्लास 7th के साइंस का पहला चैप्टर, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप किसी पत्ती में मौजूद स्टार्च की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले उत्तर में आपको लिखना है पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदे गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। आयोडीन विलयन गिरा देंगे पत्ती के ऊपर और इससे हमें उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, मंड है या नहीं है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कैसे? तो जब आयोडीन विलयन हम इस पत्ती पे गिराएंगे तो क्या होगा, स्टार्च के संपर्क में आते ही गहरा नीला रंग का हो जाएगा। अगर पत्ती गहरा नीला रंग का हो जाता है आयोडीन विलयन के डालने के बाद, तो आप समझ लें कि उसमें स्टार्च की उपस्थिति है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हरे पादप में खाद संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण कीजिए। खाद संश्लेषण प्रक्रम को ही हम फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तो आइए देखिए, पादपों में खाद संश्लेषण या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो संपन्न होता है, उसमें पत्ती जो होता है, उसके जो पत्तियां होती है, उसमें क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण करती है, संश्लेषण करती है और फिर जाके वो अपने भोजन का निर्माण करता है। पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो देखिए, प्रवाह चित्र के लिए आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे पादप जो होते हैं उनको खा के कीट पतंगे जिंदा रहता है, कीट पतंगों को खा के छोटे छोटे जानवर जिंदा रहते हैं, छोटे छोटे जानवर को खा के बड़े बड़े जानवर जिंदा रहते हैं। तो ये जो है वो आपको डायग्राम के हिसाब से आपको बना के वहां पे दिखाना होगा, जिसमें आपके 5 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ये डायग्राम जो है वो मैं आपको इसमें ऐड कर दे रहा हूं और देख लीजिए स्क्रीन पे, यही वो डायग्राम है जिसके माध्यम से आपको यह बताना है। नंबर 6 हमारा कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उसको हमें भरना है। तो क नंबर जो है वो कहता है क्योंकि हरे पादप अपना खाद स्वयं बनाते हैं। आपको पता है कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। क ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। नंबर ख जो है वो कहता है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण मंड के द्वारा किया जाता है। ख जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, मतलब एब्जॉर्ब किया जाता है, खींचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। चैप्टर में मैंने आपको बताया था पेड़ पौधों के पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है जो हरे कलर का होता है, ग्रीन रंग का होता है और यह सूर्य के प्रकाश को खींच के पेड़ पौधों को देता है जिससे वो अपना भोजन बनाने में सक्षम हो पाता है। घ जो हमारा प्रश्न है वो कहता है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पादप अर्थात पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या ऑब्जॉर्ब करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, घ यहाँ पे लिखना है, तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो किस चीज को फिर वो रिलीज करते हैं? तो आपको वहां पे लिखना है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं। सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न कथनों के संवाद को परिभाषित शब्द में आपको बताना है। आपको बताना है कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप का क्या नाम है। जो दुर्बल तना, जिसका पेड़ जो तना है, डाल है, वो बहुत कमजोर होता है और परजीवी भी है, उस पादप का नाम क्या है? तो उस पादप का नाम अमरबेल है। ये चीजें मैंने आपको चैप्टर पढ़ाने के समय में बताया था कि अमरबेल एक ऐसा पेड़ होता है, ऐसी झाड़ होती है जो दूसरे पेड़ों के ऊपर चिपक के उससे अपना भोजन ग्रहण करता है और इसकी जो तने होते हैं ना, वो काफी कमजोर होता है। ख जो है वो कहता है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषमपोषी, मतलब स्वपोषी और विषमपोषी प्रणाली दोनों पाई जाती है, उस पादप को हम क्या कहते हैं? उस पादप को हम घटपर्णी कहते हैं। याद रखिएगा, घटपर्णी जो है वो एक ऐसा पादप है जिसमें स्वपोषण और विषमपोषण दोनों प्रणाली पाई जाती है। तीसरे नंबर पे है वे रंध्र। रंध्र का मतलब होता है छिद्र, जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब पत्तियों में वो गैस एक जगह से दूसरे जगह तक आती जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पर्णरंध्र कहते हैं। तो यहाँ पे सातवां प्रश्न भी आपका समाप्त हो गया है। अब हम आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाना है। सही उत्तर पे हमें सही उत्तर का चिन्ह लगाना है। पहला कह रहा है कि अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का। क्या अमरबेल जो है वो किसी स्वपोषी का उदाहरण है? आपको तो पता है ना, स्वपोषी तो वो पदार्थ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन अमरबेल क्या करता है? दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर चिपक कर उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। तो स्वपोषी तो वो हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या है? परजीवी का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट कह रहा है क्या? परजीवी का उदाहरण है। तीसरा कह रहा है मृतजीवी का उदाहरण है। चौथा कह रहा है परपोषी का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस चीज का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है परजीवी का। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीव जंतु के ऊपर टिक के अपना भोजन बनाते हैं। इसका उत्तर मैंने नीचे लगा भी रखा है, यहाँ पे देखिए। क का जो है वो दूसरा है परजीवी का। परजीवी का उदाहरण है, मतलब ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब ख जो है वो कह रहा है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है? जो पादप, जो पेड़ पौधे कीड़े को, छोटे छोटे कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसका क्या नाम होता है? उसी का नाम होता है घटपर्णी, और इसे हम टीचर पादप भी कहते हैं। और ये क्या करता है? दूसरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इस तरह से यहाँ पे आठवां प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब हम नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नौवां प्रश्न हमारा कह रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से करना है। मतलब कॉलम ए इधर दिया हुआ है और कॉलम बी इधर दिया हुआ है, इन्हें हमें मिलान करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक जीवाणु के माध्यम से क्या होता है कि जमीन के अंदर के उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जाता है। अमरबेल क्या है? तो अमरबेल जो है वो परजीवी पदार्थ है, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला है जंतु। अब जंतु क्या है? जंतु जो है वो परपोषित होता है, मतलब दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करना। अगला है कीटभक्षी। कीटभक्षी में क्या होता है? घटपर्णी। घटपर्णी एक ऐसे पेड़ का नाम है जो दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना पोषण करता है, इसीलिए इसे हम घटपर्णी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। इसमें से हमें सही और गलत कथनों को चुनना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। मतलब क्या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, बाहर निकलता है? नहीं, गलत है। तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो गया। दूसरा कहता है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाता है। नहीं, जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे मृतजीवी नहीं कहा जाता है, ये भी
गलत है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, मतलब प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन में प्रोटीन नहीं होता है, तो नहीं, सत्य है, प्रोटीन वहां पे मौजूद नहीं होता है। तीसरा पॉइंट जो है इसका सही है। अगला हमारा है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फोटोसिंथेसिस में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो जी हाँ, बदला जाता है, ये हमारा सही उत्तर है। अब हमारा यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न हमारा कहता है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। जो पादप होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो किस भाग से उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा, रंध्र के माध्यम से, छिद्र के माध्यम से। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखेंगे। 12 हमारा कहता है वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, तो पत्तियां ही तो होता है, पत्तियों में ही तो क्लोरोफिल होता है, और इसी से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, तो घ जो है इसका सही उत्तर होगा। इस तरह से आपने देखा क्लास 7th चैप्टर 1 पौधों में पोषण यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।